चांदपुर गांव में दो दोस्त रहते थे, ललित और सुमित। ललित अपनी माँ के साथ रहता था और अपने छोटे से खेत में फल और सब्जियां उगाता था। उसी को बेचकर जो आमदनी होती उससे उसका खर्च चलता। सुमित की शादी हो गई थी और वो मंडी से फल लाकर गांव में बेचा करता था। एक दिन सुमित और ललित शाम के समय चौराहे पर बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। यार ललित, फल बेचने से घर का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा। फल काफी महंगे हो गए हैं। सोचता हूँ कुछ और काम धंधा शुरू कर दूँ। यार इस साल मेरी भी हालत अच्छी नहीं है। गर्मी में जो सब्जियां लगाई थी वो सारी सूख गई। उसके बाद मूली की फसल लगाई। मूली तो खूब हुई है, लेकिन बाजार में मूली के दाम बहुत घट गए हैं। हम जितनी मेहनत करते हैं उतना मुनाफा नहीं हो पाता। हाँ यार, ये बात तो सही है। हमारी किस्मत ही खोटी है। अच्छा यार, चल घर चलते हैं। तुमने सुबह में जो मूली दी थी उस मूली के पराठे बने हैं। चल तू भी खा लेना। दोनों सुमित के घर जाते हैं। वहाँ सुमित की पत्नी सुजाता सुमित का इंतजार कर रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से बैठी हूँ कि गर्मा गर्म मूली के पराठे सेक दूं। सुजाता गर्मा गर्म मूली के पराठे बनाकर सुमित और ललित को देती है। दोनों खाने लगते हैं। अरे वाह, क्या मूली के पराठे बने हैं। गजब, बहुत स्वादिष्ट है। पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरने वाला। मूली के पराठे यूं ही स्वादिष्ट नहीं बने हैं। आपके खेत की मूली का स्वाद भी कुछ अलग है। इसके पराठे बनाओ या अचार, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तुम दोनों देवर भाभी का हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर कहो। इसके खेत में इतनी अच्छी मूली होती है और इस बार इसके दाम भी नहीं निकल पा रहे, और तुम इतना अच्छा इतना स्वादिष्ट मूली के पराठे बनाती हो, तो क्यों ना हम लोग मिलकर मूली के पराठे बनाएं और उसे बेचें। गांव में एक भी मूली के पराठे की दुकान नहीं है, तो हमारी मूली के पराठे जल्दी ही फेमस हो जाएंगे। ये आइडिया बहुत अच्छा है। हम लोगों की ज्यादा पूंजी भी नहीं लगने वाली इसमें। बस भाभी पराठे बनाने को तैयार हो जाए, बाकी का सारा काम हम लोग संभाल लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, हम लोग कल से ही अपना ये नया बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। जो भी मुनाफा होगा हम लोगों का आधा आधा होगा। दूसरे दिन सुबह से ही ललित, सुमित और सुजाता मिलकर दुकान खोलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। ललित का घर चौराहे पर था, इसलिए तय होता है कि उसके घर के आगे ही दुकान खोली जाएगी। ललित की माँ टमाटर की चटनी बहुत अच्छी बनाती थी, इसके लिए उन्होंने चटनी बनाने का जिम्मा ले लिया। शाम होते होते गांव में सबको पता चल गया कि ललित और सुमित ने मिलकर मूली के पराठों की बिजनेस शुरू की है और उनके पहले ग्राहक मुखिया होते हैं। अरे भाई ललित, जरा गरम गरम मूली के पराठे खिला दे भाई। क्या है कि मुझे मूली के पराठे बहुत पसंद है, इसीलिए जैसे ही जाना कि तुम लोगों ने मूली के पराठे बेचना शुरू किया है, मैं आ गया। अभी देता हूँ मुखिया जी, टेस्ट करके बताइए कैसे हैं। ललित एक प्लेट में मूली का पराठा, टमाटर की चटनी और मूली का अचार मुखिया जी को देता है। अरे वाह, क्या स्वाद है भाई। घर में हमेशा मूली का पराठा बनवाता हूँ, लेकिन कभी इतना स्वादिष्ट मूली का पराठा नहीं बना। और उस पर ये टमाटर की चटनी लाजवाब है, लाजवाब। आपने कह दिया मुखिया जी, तो समझो हमारी दुकान चल निकली। बस ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखिएगा। अरे हाँ भाई, मैं खुद ही रोज यहाँ खाने आ जाया करूँगा। मूली के पराठे और मूली के अचार, वाह, और उस पर टमाटर की चटनी, वाह वाह। इस तरह दुकान खुलते ही चारों तरफ मूली के पराठों की चर्चा होने लगती है और उन्हें मुनाफा भी बहुत होता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा कुछ खरीदना नहीं पड़ता। मूली और टमाटर दोनों ललित के खेत के थे। मुनाफे में दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है। उनके दिन हंसी खुशी से कट रहे थे। एक दिन सुमित का साला तुषार उनसे मिलने आता है। उन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी हुई देखकर खुश होता है। बाकी सब तो ठीक है,
लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग ललित के साथ मिलकर ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं और उसे आधा मुनाफा क्यों दे रहे हैं। तुम्हारी बात मैं समझा नहीं। देखिए जीजा जी, सीधी बात है, आप और दीदी दोनों मिलकर सारा दिन काम करते हैं। दीदी इतने अच्छे स्वादिष्ट पराठे बनाती है, इसके बिना तो दुकान चल ही नहीं सकती। फिर आधा मुनाफा ललित को क्यों देते हैं। भाई मूली उसके खेत की, टमाटर उसके खेत के, जमीन भी उसकी, वो भी माँ बेटे मिलकर मेहनत करते हैं। फिर ये सब बातें हम लोग क्यों सोचे। जीजा जी, मेरा काम था समझाना। अब जैसा आपको उचित लगे आप कीजिएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरे दिन तुषार चला जाता है। सुजाता को तुषार की बात सही लगती है। वो कहती है, सुनो जी, तुषार सही कह रहा था, हम लोग आधे मुनाफे पर काम क्यों करें। हम लोग अब अलग दुकान खोल सकते हैं। अब तो हमारे पास पूंजी भी हो गई है। लेकिन मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसमें ठीक लगने और ना लगने जैसी कोई बात नहीं है। बस हम लोग अपना अलग दुकान खोलेंगे। उस दिन पराठे की दुकान पर सुमित और सुजाता ललित से ज्यादा बात नहीं करते। जब दुकान बंद हो जाती है और वो लोग मुनाफा बांटने लगते हैं, तब सुमित ललित को कम पैसे देता है। लगता है साले साहब ने कुछ ज्यादा ही खर्च करवा दिया है तुमसे। कोई बात नहीं, तुम ज्यादा पैसे रख सकते हो। नहीं भाई साहब, मेरे भाई के आने से कोई खर्च नहीं बढ़ा है। हम तो ये कह रहे थे कि हम अब तक कम मुनाफा रख रहे थे। सारे पराठे तो मैं बनाती हूँ, मेहनत भी ज्यादा करती हूँ, फिर हमें पैसे ज्यादा मिलने चाहिए। लेकिन भाभी, दुकान खोलने के पहले तो हमारी बात। भाई साहब, वो बीते दिनों की बात है। अब आपको ऐसे दुकान चलाना है तो ठीक है, नहीं तो कल से हम लोग अपना अलग दुकान खोल लेते हैं। ये कहकर सुमित और सुजाता चले जाते हैं। ललित बहुत दुखी हो जाता है। दिल छोटा मत कर बेटे, हम लोग खुद ही मूली के पराठे बना लेंगे। अब तो ग्राहक भी आधे आधे बढ़ जाएंगे, इसलिए काम भी कम हो जाएगा। तू चिंता मत कर, उन्हें एक दिन अपनी गलती का पछतावा होगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा माँ कि अचानक ये सब क्या हो गया। कितनी अच्छी हमारी दुकान चल रही थी। दूसरे दिन सुमित एक ठेला खरीद कर चौराहे पर अपनी दुकान लगा लेता है। गांव के सारे लोग सुमित और ललित की अलग अलग दुकान देखकर दंग रह जाते हैं। उनकी भी समझ में नहीं आता कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया है। अलग अलग दुकान होने के बाद लोग बड़े असमंजस में रहते हैं कि कहाँ जाकर पराठे खाएं। अरे ये ललित और सुमित पागल हो गए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो मुझे हो गई है। अब उन दोनों के पराठे में वो स्वाद नहीं है। ठीक कह रहे हैं, ललित की मूली का स्वाद गजब का था और सुजाता के हाथों में भी कुछ जादू था, इसीलिए स्वादिष्ट पराठे बनते थे। अब दोनों में से किसी के यहाँ पराठा उतना अच्छा नहीं लगता। ललित की माँ के हाथ की चटनी और अचार भी बहुत स्वादिष्ट होती है, इसीलिए मैं तो वहीं खा लेता हूँ। ठीक कहते हैं, पराठे थोड़े बहुत फीके हो भी जाए तो इन चीज़ों के साथ स्वादिष्ट लगते हैं। चलिए मैं भी वहीं खाता हूँ। इस तरह ललित के यहाँ पराठा खाना लोग ज्यादा पसंद करने लगे। दूसरी ओर सुमित को मूली टमाटर सब कुछ खरीदना पड़ रहा था और ग्राहक भी कम हो गए थे। उनकी कमाई ठीक ठाक थी, लेकिन इससे ज्यादा मुनाफा तो जब दोनों का दुकान साथ में था तब होता था। इस बात का एहसास सुमित को जल्दी ही हो गया। तुषार के कहने पर तुमने दुकान तो अलग कर ली, लेकिन ना हमारे पास वो मुनाफा है, ना वो हंसी खुशी। हमारी दोस्ती भी टूट गई। सुख दुख के साथी पड़ोसी और साथ में रहने वाले मित्र ही होते हैं। सुजाता ने कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 दिन बाद ललित की माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। 8-10 दिन बीत जाते हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। ललित बहुत अकेला पड़ जाता है। उसकी दुकान भी बंद हो गई थी। सुजाता, मैं दुकान बंद करके चाची को देखने जा रहा हूँ। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं भी चलूंगी। दोनों ललित के घर जाते हैं। वहां जाकर सुजाता फूट फूट कर रोने लगती है।
मुझे माफ कर दो ललित भैया। मुझे ऐसा लगता है कि चाची की बीमारी की जिम्मेदार मैं ही हूँ। ये सब आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं ठीक कह रही हूँ भैया। शायद चाची पर काम का भार कुछ ज्यादा ही आ गया था, क्योंकि इस उम्र में उन्हें इतने सारे पराठे बनाने होते हैं। सुजाता का ये हृदय परिवर्तन देखकर ललित हैरान था, लेकिन खुश भी था। दूसरे दिन से सुजाता और सुमित फिर से ललित के साथ मिलकर दुकान शुरू करते हैं और सभी मिलकर ललित की माँ की सेवा करते हैं। कुछ ही दिनों में वो भी अच्छी हो जाती है। सुमित और ललित के मिलन से गांव वाले भी खुश थे, क्योंकि उन्हें फिर से स्वादिष्ट पराठे और चटनी मिलने लगी थी। चौसा गांव में दो भाई रहते थे, दिनेश और कामेश। दिनेश बड़ा था और कामेश छोटा। उनके पास कुछ पुश्तैनी खेत थे। दोनों का घर अलग अलग था, लेकिन खेती एक साथ होती थी। एक दिन, सुनो जी, तुम अपने भाई को खेत का कुछ हिस्सा देकर अलग क्यों नहीं कर देते? जब हम लोग अलग अलग घर में रहते हैं तो फिर खेती एक साथ करने की क्या जरूरत है? हाँ, ये बात तो है, लेकिन ये खेती तो हमारी पुश्तैनी जमीन पर होती है, उसे कैसे अलग करें? क्यों? गांव के चौराहे से सटी जो जमीन है वो भी तो हमारी ही है। तुम उसे वही जमीन क्यों नहीं दे देते? लेकिन वो तो जमीन का बहुत छोटा टुकड़ा है, उसमें वो क्या कर पाएगा? तुम्हें अपने परिवार से ज्यादा अपने भाई की ही फिक्र है। घर में दो दो बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोचो। और कामेश के परिवार में है ही कौन उसकी पत्नी के सिवा? हाँ, तुम्हारा कहना भी ठीक ही है। मैं आज ही बात करता हूँ। और दिनेश कामेश को चौराहे के पास वाली जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे देता है। कामेश भोला भाला और मेहनती इंसान था। वो कुछ नहीं कहता है। उसकी पत्नी सुलेखा को ये बंटवारा पसंद नहीं आता है। आप कुछ कहते क्यों नहीं जी? ये कोई इंसाफ की बात हुई भला? भैया ने सारी उपजाऊ जमीन खुद रख ली है और आपको एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे दिया। भला हम उस पर क्या कर पाएंगे? मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है। तुम घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन कामेश अपने हिस्से में मिली जमीन पर जाता है। यहाँ की मिट्टी तो बिल्कुल सूखी है, इस पर वर्षों से खेती भी नहीं हुई है। ऐसा करता हूँ, पहले मैं इसे पानी से सींच लेता हूँ। चौराहे पर एक कुआं था। कामेश वहीं से पानी लाकर उस जमीन को सींचने लगता है। जब मिट्टी पूरी गीली हो जाती है, कल कुछ सब्जियों के बीज लाकर डालता हूँ। तभी वहाँ उसका दोस्त ददन आता है। भाई कामेश, तुम्हारे साथ तो भैया ने बहुत अन्याय किया है। तुम्हें ये बात पंचों के बीच उठानी चाहिए थी। वे मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? मैं तो बस इतना ही मानता हूँ कि भगवान जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। दूसरे दिन कामेश अपने खेत पर जाता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि उसके पूरे खेत में पालक के साग भरे हुए हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सच है या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? मैंने तो यहाँ साग के बीज डाले नहीं, फिर पूरे खेत में साग कैसे? और वो भी रातों रात साग कैसे उगाए हैं? हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। अरे भाई, तुम कौन हो और मेरी मेहनत इसमें क्या है? मैं तुम्हारे खेत में उगा पालक का साग हूँ। दरअसल पालक के बीज वर्षों से तुम्हारे खेत में पड़े हुए थे। ये चमत्कारी बीज है। वर्षों से तुम लोगों ने इस खेत की कोई सुध नहीं ली, इसीलिए ये खेत में ही दबा रह गया। लेकिन बरसात के समय खेत में पानी भर जाता था, फिर ये साग क्यों नहीं उगे? क्योंकि इन बीजों पर किसान की मेहनत के पसीनों की बूंद पड़ना जरूरी था। जब कल सारा दिन तुम चौराहे से पानी लाकर इसमें डालते रहे, तब तुम्हारी मेहनत के कारण
तुम्हारा पसीना भी खेत में गिरता रहा, इसी से पालक उगे हैं। ये पालक के साग जादुई है, अब ये कभी खत्म नहीं होंगे। समझो कि तुम्हें अपनी मेहनत, भरोसे और ईमानदारी का इनाम मिला है। कामेश बहुत खुश होता है और वो अपनी टोकरी में पालक के साग तोड़कर घर ले आता है। इतनी जल्दी खेत से वापस आ गए? तुमने तो कहा था कि आज खेतों में सब्जियों के बीज डालोगे। अब सब्जियों के बीज डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो, मैं टोकरी भरकर पालक का साग लाया हूँ, वो भी अपने खेत से। क्या कहा तुमने? खेत से? लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? कामेश सुलेखा को जादुई पालक के साग के बारे में बताता है। ये सुनकर सुलेखा बहुत खुश होती है। टोकरी में रखे पालक के साग को हाथों से लेकर देखती हुई, ये पालक बहुत अच्छी किस्म की है, अब तो बस हमें इन्हें बेचना है। मैंने सोचा है कि हम अपने गांव में ये साग नहीं बेचेंगे। जिन्हें भी ज़रूरत होगी वे हमारे खेत से यूं ही तोड़कर ले जा सकते हैं। हम इन्हें सिर्फ शहरों की मंडी में बेचेंगे। अगले दिन कामेश एक ठेले पर लादकर पालक के साग को शहर की मंडी में बेचने ले जाता है। तभी वहाँ एक व्यापारी आता है और उसके साग को देखकर कहता है, अरे वाह, तुम्हारे साग तो बहुत अच्छे हैं। इसकी बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। मैं सब्जियों का व्यापारी हूँ, तुम कहो तो तुम्हारे सारे साग खरीद सकता हूँ। हाँ, मैं तो बेचने ही आया हूँ। अगर आप खरीद लेंगे तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। ठीक है, मैं इसे खरीद लेता हूँ। क्या तुम्हारे खेत में और साग है? आप जितना चाहे उतना साग मेरे खेत से खरीद सकते हैं। मैं सिर्फ पालक का साग उगाता हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है। शहरों में लोग सेहत का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगे हैं, इसीलिए यहाँ पालक की बहुत डिमांड है। तुम अपना पता दे दो, कल से मेरे आदमी वहाँ जाकर साग ले आया करेंगे। तुम्हें आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कामेश उस व्यक्ति को अपने गांव का पता दे देता है और साग की कीमत लेकर गांव वापस लौट आता है। घर आकर आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मंडी में जाते ही एक व्यापारी ने अच्छी कीमत पर पालक खरीद लिया। कल से वो व्यापारी अपने आदमी भेजकर साग हमारे खेत से मंगवाएगा। तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। आज मैंने पालक के पकौड़े बनाए हैं, हाथ मुंह धोकर खा लो। कुछ ही दिनों में कामेश की स्थिति काफी अच्छी हो जाती है। उसकी तरक्की देखकर दिनेश और उसकी पत्नी के मन में ईर्ष्या की भावना आ जाती है। तुमने ही सलाह दी थी कि कामेश को वो जमीन दे दो, और देखो वो जमीन आज सोना उगल रहा है। दूसरी तरफ हमारे खेत के अनाज को कीड़े खा गए, सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारे पास इतना भी अनाज नहीं है कि 4-6 महीने तक राशन का काम चल पाए। हाथ में पैसे भी नहीं है। आप तो मुझ पर ही सारा दोष मढ़ रहे हैं। आपने खुद ही उस जमीन को बंजर छोड़ दिया था। अब आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब ये सोचना होगा कि उस जमीन को कैसे वापस लिया जाए। हम पंचायत में ये बात रखेंगे। खेत का बंटवारा हमने पंचायत के सामने नहीं किया था, इसलिए वो मानी नहीं है। दिनेश इस बात को पंचायत के सामने रखता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि भोला भाला कामेश मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा और फैसला उसके पक्ष में हो जाएगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब मैंने बंटवारे की कोई बात ही नहीं की थी, फिर भैया ने मुझे ये ज़मीन देकर बंटवारा क्यों किया? सारी पुश्तैनी ज़मीन उनके पास थी। कम से कम इस ज़मीन से 20 गुना ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन उन्होंने अपने पास रखी। ये हिसाब बराबर करने के लिए कम से कम मुझे 20 बार फसल लगाना होगा। एक साल में एक फसल आएगी, उस हिसाब से 20 फसल का मतलब 20 साल हो जाएंगे। भला ये भी कोई बात हुई?
कामेश का कहना बिल्कुल सही है। जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम अपने हिसाब से खेतों का बंटवारा कर लोगे। ऐसा नहीं होता। सारा गांव इस खेत को जानता है कि तुमने बेईमानी की नीयत से सारी उपजाऊ जमीन अपने पास रखकर बंजर टुकड़ा कामेश को पकड़ा दिया था और आज इंसाफ की बात कर रहे हो। और तुम क्या कामेश की तरह दरिया दिली दिखा पाओगे? कामेश के पालक के खेत को पूरे गांव के लोग अपना खेत समझते हैं, जिसे जब जितना मन करता है वहां से उतने पालक तोड़ लेता है। यहाँ तक कि मंगू का पूरा परिवार इसी से चलता है, क्योंकि वो इसी खेत से पालक तोड़कर पालक के पकोड़े बनाकर बेचता है। दिनेश के पास कोई जवाब नहीं होता। वो सिर झुकाए खुद को अपमानित महसूस करता है। ये सभा यहीं पर खत्म होती है। जिसके पास जो जमीन है वो उसी के पास रहेगी। अब नए सिरे से कोई बंटवारा नहीं होगा। सरपंच जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। चाहे भैया ने मेरे साथ जो भी किया हो, लेकिन मेरे रहते उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। जब तक उनकी अगली फसल तैयार नहीं होती तब तक उनके घर के सारे खर्च की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। दिनेश उठकर कामेश को गले लगाता है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया। जो हो गया उसे भूल जाइए भैया, और इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो करेंगे वही आपके बच्चे भी सीखेंगे। कामेश की ईमानदारी और नेकदिली के कारण सारा गांव उसके पक्ष में होता है और दिनेश के हाथ पछतावे के सिवा और कुछ नहीं आता।